नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य टॉपिक के अंतर्गत और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हमने जाना कि मूल्य होता क्या है, मूल्य कहते किसको हैं, और इसके अंतर्गत एनसीईआरटी ने कुल कितने मूल्यों को माना है। भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा मूल्य को परिभाषित किया गया है, तो उन विद्वानों के कथन को भी हमने जाना, उसके थ्रू भी हमने मूल्य को समझने की कोशिश की। और भारतीय दर्शन के अनुसार मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मूल्य होते हैं, कौन से लौकिक मूल्य होते हैं, कौन से आध्यात्मिक मूल्य होते हैं, उन सभी चीज़ों को हमने जानने की कोशिश की है। व्यक्तित्व के आधार पर स्प्रेंजर महोदय ने मूल्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है, उन सभी भागों को हमने डिटेल में जाना, समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सभी पॉइंट्स आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। आज की क्लास में हम मूल्य टॉपिक पर बेस्ड और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके से सुपर टेट एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है आपके मूल्यों के स्रोत। यानी कि जो वैल्यूज़ आपने कल पढ़े हैं, यानी कि जो वैल्यूज़ होते हैं, मूल्य होते हैं, उसके स्रोत यानी सोर्सेस क्या है, कहाँ से आप मूल्य को सीखते हैं या अपने अंदर स्थापित करते हैं। आपके हिसाब से कौन सी चीज़ें या फिर कौन से कार्य हैं जो बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, यानी कि आपके हिसाब से वो वैल्यूज़ क्रिएट करते हैं, वैल्यूज़ डेवलप करते हैं, तो उसके स्रोत के बारे में जानेंगे। यहाँ से आपके सुपर टेट एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूल्य के स्रोत यानी कि मूल्य जो आप सीखते हैं, ये मूल्य आपको कहाँ से देखने को मिलते हैं, कहाँ से आपको सीखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला जो आप मूल्यों के स्रोत की बात करेंगे तो उसमें है आपके माता पिता। यानी कि आप अपने जीवन में जो भी मूल्य आपके अंदर स्थापित हुए हैं या आप स्थापित कर चुके हैं, वो सभी चीज़ें सबसे पहले आपने अपने माता पिता से सीखे होंगे। क्योंकि आपके माता पिता के जो सोच विचार हैं, उनके हिसाब से जो उनकी उपयोगी चीज़ें हैं जिनको उन्होंने अपने जीवन में महत्व दिया है, बच्चा उसी चीज़ को सुनता है, समझता है और उसी अनुरूप वो अपने आप को ढालता है, तो उसी को ही वो वैल्यूज़ मानने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे मूल्य के स्रोत की बात करें तो सबसे पहले बच्चा जो मूल्य को सीखता है, यानी कि जिस सोर्सेस के थ्रू बच्चा मूल्य को स्थापित करता है अपने अंदर, वो सोर्सेस उनके माता पिता होते हैं। माता पिता जिस प्रकार की सोच विचार करेंगे, बच्चा उन्हीं सोच विचार को दोहराएगा, उन्हीं चीज़ों को सीखेगा और उसी से रिलेटेड वो वैल्यूज़ को डेवलप करेगा अपने अंदर। तो इसके लिए सबसे पहला स्रोत आपके माता पिता होते हैं। दूसरे नंबर पर अगर बच्चा किसी मूल्य को स्थापित करता है तो वो सीखता है अपने समाज से। बच्चे का जो सबसे करीबी होता है उसका समाज होता है, क्योंकि बच्चा घर परिवार के बाद अगर कहीं पर निकलता है तो वो समाज में निकलता है, तो कहीं ना कहीं वो समाज से चीज़ों को सीखता है। समाज में जिस प्रकार के लोग रहते हैं, जिस विचारधारा के लोग रहते हैं, उन्हीं को देखकर, उन्हीं की बातों के हिसाब से वो चीज़ों को महत्व देने लगता है और उन्हीं के सोच विचार के अनुरूप जो वैल्यूज़ उस बच्चे के अंदर डेवलप होते हैं। तो अगर मूल्य के स्रोत की बात करें तो दूसरे नंबर पर आते हैं आपके समाज, क्योंकि समाज की जो भी विचारधाराएं हैं, बच्चा उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर धारण करता है। तो मूल्य के स्रोत के अंतर्गत आपके दूसरे नंबर पर समाज आते हैं, यानी कि समाज से भी बच्चे मूल्यों को स्थापित करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है स्टूडेंट्स आपके व्यवसाय, यानी व्यवसाय का मतलब बच्चा जिस भी ऑक्यूपेशन में होता है या जो भी उसका पैशन होता है, जिस भी चीज़ को वो चुनता है, उनसे रिलेटेड चीज़ों को जब वो बारीकियों से सीखता है, उनसे रिलेटेड विचारधाराओं को जब वो मानने लगता है, तो वो आपके मूल्य के स्रोत होते हैं और वो आपके व्यवसाय पर डिपेंड करता है। अगर बच्चा एक क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसे क्रिकेट से रिलेटेड उपयोगी चीज़ें, क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ों को वो महत्व देता है, तो उसका ऑक्यूपेशन खेल की तरफ है, यानी कि क्रिकेट स्पोर्ट्स पर्सन की तरफ है, तो इसका मतलब वो उसके अंदर वैल्यूज़ भी उसी से रिलेटेड ही वो बातें करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे के अंदर मूल्य के स्रोत की बात करें, यानी कि किस तरीके के मूल्य बच्चों के अंदर डेवलप होते हैं, तो वो उनसे रिलेटेड चीज़ों को, जिस चीज़ को वो ज़्यादा महत्व देगा, उनसे रिलेटेड वैल्यूज़ उस बच्चे के अंदर डेवलप होंगे और उन्हीं चीज़ों को वो आने वाले समय में भी उतना ही अधिक महत्व देता रहेगा। तो इससे रिलेटेड आपके व्यवसाय में भी बहुत सारे मूल्य आप स्थापित करते हैं, व्यवसाय के थ्रू भी आप मूल्य को सीखते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट्स विद्यालय, यानी कि बच्चा जो है अपने समाज परिवार को छोड़कर जब वो जाता है तो वो सबसे पहले विद्यालय में जाता है और विद्यालय में वो जो
भी चीज़ें देखता है, सीखता है अपने गुरुजनों से, अपने शिक्षक से, जो भी चीज़ें वो सुनता है, आदर्शवादी, सिद्धांतवादी, जिस भी विचारधारा को वो सुनता है उन्हीं को ही वो धारण करने लगता है। तो यहाँ से भी बच्चे के अंदर बहुत सारे मूल्य स्थापित होते हैं, बहुत सारे वैल्यूज़ डेवलप होते हैं। तो कहीं ना कहीं मूल्य के स्रोत के अंतर्गत विद्यालय भी आपका बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको भी एज अ टीचर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आयोग चाहती है कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ें। आप सबसे पहले वैल्यूज़ को समझें और उनसे रिलेटेड वैल्यूज़ आप बच्चों में भी विकसित करें। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाएगा कि मूल्य के स्रोत नहीं है, ऑप्शन है माता पिता, समाज, व्यवसाय, विद्यालय। तो इन चारों के अलावा भी आपके पास ऑप्शन होंगे, तो वहाँ पर आपको पॉइंट आउट करके देखना होगा कि कौन से मूल्य के स्रोत हैं या फिर कौन से नहीं हैं। क्योंकि वैल्यूज़ से रिलेटेड जो सोर्सेस है, जो वैल्यूज़ बच्चे अपने अंदर स्थापित करते हैं या जिन चीज़ों को वो देखता है, जिन चीज़ों के आसपास वो रहता है, उनसे रिलेटेड चीज़ों को वो महत्व देता है। और जब उनसे रिलेटेड चीज़ों को वो महत्व देगा तो कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड वैल्यूज़ उस बच्चे के अंदर डेवलप होंगे। तो ये सोर्सेस होते हैं वैल्यूज़ क्रिएट करने के, डेवलप करने के, जो सबसे पहले चीज़ों को वो सीखता है। तो अपने माता पिता से सीखता है बच्चे वैल्यूज़, अपने समाज से सीखता है, अपने व्यवसाय यानी कि ऑक्यूपेशन से सीखता है, अपने विद्यालय से, गुरुजनों से सीखता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मूल्य जो है एक सामाजिकरण प्रोसेस है जिसके द्वारा बच्चा सीखता है। तो मूल्य सामाजिकरण द्वारा सीखा जाता है। इसके लिए ज़रूरी है ये है कि सोशलाइजेशन, जो व्यक्ति जितने ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहता है वो उतनी ही वैल्यूज़ उसके अंदर डेवलप होते हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें ही वो डिस्कस करता है और उनसे रिलेटेड चीज़ें ही उस व्यक्ति के अंदर डेवलप होते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मूल्य के स्रोत के अंतर्गत 4 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न इस तरीके से बनाए जाएंगे कि निम्नलिखित में से मूल्य के स्रोत है और 4 ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन एक यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मूल्य के स्रोत नहीं है और इन 4 में से कोई 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, एक आपको अदर से देखने को मिलेगा, तो उसको आपको पॉइंट आउट करना है। थोड़ा सा आपको अपने माइंड का इस्तेमाल करना है, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना है, ना कि इसको रटना है, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड जो प्रश्न बनेंगे वो आपसे व्यावहारिक रूप से जोड़कर वो आपसे पूछेंगे कि आपके हिसाब से बच्चा मूल्य कहाँ कहाँ से सीखता है या अपने अंदर जो मूल्य को स्थापित करता है उसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो ऑप्शनों को देखकर आपको बेस्ट ऑप्शन तक पहुंचना होगा। इसके लिए आपको टॉपिक को रिलेट करके पढ़ने की आवश्यकता है, चीज़ों को समझने पर ज़्यादा बल देना है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न होंगे वो आपके व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और मूल्य के स्रोत को भी ईजिली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स मूल्य की विशेषताएं, यानी कि जो आपके वैल्यूज है इसकी क्या विशेषताएं हैं, मूल्यों के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं, कौन कौन सी खासियतें हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स वो है कि मूल्य सार्वभौमिक होते हैं। देखिए मूल्य जो वैल्यूज है वो सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब होता है हर जगह उपलब्ध होते हैं, मतलब आप जिस भी जगह पर जाते हैं ऐसा नहीं है कि मूल्य कहीं पर भी नहीं होते या कुछ विशेष स्थानों पर ही होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मूल्य हर जगह होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस जगह पर गए हैं उनसे रिलेटेड वहाँ के लोग जिस चीज़ को महत्व देते हैं, जिस चीज़ को उपयोगी मानते हैं, उनके लिए वो वैल्यूज़ उनके अंदर डेवलप होते हैं। तो कहने का मतलब है कि मूल्य जो है वो सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि हर जगह उपलब्ध होते हैं। अब आप पर डिपेंड करना है कि आप किस प्रकार की वैल्यूज़ को अपने अंदर विकसित करते हैं। तो ये खास बात है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है स्टूडेंट्स कि मूल्य हमारे मार्गदर्शक होते हैं। देखिए मूल्य जो होते हैं यानी कि जो वैल्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारे मार्गदर्शक होते हैं। मार्गदर्शक का मतलब क्या है कि आपको रास्ता दिखाते हैं, यानी कि जिस चीज़ से रिलेटेड आपके अंदर वैल्यूज़ डेवलप होंगे आप उन्हीं चीज़ों को महत्व देंगे, बाकी चीज़ों को आप नेग्लेक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये है कि आपके जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है वो आपके अंदर वैल्यूज़ डेवलप करते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो मान लीजिए कि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सुपर टेट से रिलेटेड चीज़ों को ही आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, पसंद करते हैं। इस यूट्यूब पर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन जिसका मोटिव जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा उस चीज़ को महत्व देगा। और जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको सुपर टेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है और इसके लिए आप लगातार परिश्रम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब में है तो और भी बहुत सारी चीज़ें, और भी ऐसे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया जहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं और सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बट आप उन सभी चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं और आप सिर्फ एक ही चीज़ को महत्व देते हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, और वो है सुपर टेट से रिलेटेड कंटेंट। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट
स्टूडेंट्स कि ये आपके मार्गदर्शक होते हैं। यानी कि अगर आपने सुपर टेट के एग्ज़ाम्स को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस है आप अपने करियर को लेकर, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सुपर टेट को लेकर जो वैल्यूज़ है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इसीलिए आपको ये प्रेरित करता है हमेशा सुपर टेट के एग्ज़ाम्स को लेकर। तो कहीं ना कहीं मूल्य हमारे क्या होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपके मूल्य आपके मार्गदर्शक होने चाहिए। इससे आप अपने लक्ष्य तक बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। ये मूल्य के अंतर्गत एक खास विशेषताएं हैं। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है स्टूडेंट्स कि मूल्य अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होते हैं। यानी कि जो मूल्य होते हैं आपके अलग अलग परिस्थितियों में, यानी कि जैसा जैसा सिचुएशन होगा उस हिसाब से मूल्य भी अलग अलग होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं सोच सकते कि मूल्य हर जगह इक्वली होगा या एक समान का होगा। मूल्य डिपेंड करता है आपकी परिस्थिति पर। आप जिस परिस्थिति में होंगे उस अनुसार आपके मूल्य अलग होंगे। तो इस तरीके से मूल्य अलग अलग परिस्थितियों में भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है स्टूडेंट्स कि मूल्य समाज द्वारा निर्मित है। देखिए, ये अगर आपसे पूछा जाए कि मूल्य किसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं, तो मूल्य जो है वो समाज यानी सोसाइटी के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे सोसाइटी में क्या है, गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक तरीके से सेफ़ और सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। आप सेफ़ होते हैं, एक तो आप कभी जॉब से निकाले नहीं जाएंगे अगर आप कोई मिसफॉल्ट नहीं करते हैं, आप कोई मिसबिहेव नहीं करते हैं, तो आपको एक तो जॉब से नहीं निकाला जाएगा और आप हर तरीके से सुरक्षित महसूस करते हैं गवर्नमेंट जॉब में। प्राइवेट जॉब में आप सिक्योर नहीं होते हैं, भले ही आपको पैसा या मनी आपको ज़्यादा मिले बट कभी भी आप निकाल दिए जा सकते हैं। बट गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, लेकिन अगर आप ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं तो आपको कभी भी जॉब से निकाला नहीं जाएगा जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं होगा। तो इसलिए हमारे सोसाइटी में क्या है कि हमारे सोसाइटी में मूल्य जो है वो निर्मित किए जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब को हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। हमारे समाज में गवर्नमेंट जॉब को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसीलिए इस समय आप लगातार परिश्रम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब यानी कि एक टीचर बनने की। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो मूल्य होते हैं वो हमारे समाज के द्वारा निर्मित होते हैं। हमारे समाज जिस चीज़ को वैल्यूएबल मानते हैं, जिस चीज़ को वो वैल्यू सबसे ज़्यादा देते हैं, सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, उसी को ही हम मूल्य मानते हैं। तो इसीलिए बताया गया कि मूल्य समाज द्वारा निर्मित है और इनका कोई मूर्त अस्तित्व नहीं है। देखिए, इनको आप कहीं पर देख नहीं सकते, यानी कि आप जैसे मान लीजिए मूर्त और अमूर्त चीज़ें होती हैं। जैसे मूर्त चीज़ें वो है जिसको आप देख सकते हैं, तो वैल्यूज़ को कहीं पर आप देख नहीं सकते, आप सिर्फ इनको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और अपने अंदर इस्टेब्लिश कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, बट कहीं पर भी आप मूर्त रूप से इसको देख नहीं सकते। इसीलिए बताया जाता है कि जो मूल्य है वो समाज द्वारा निर्मित है और इनका कोई मूर्त अस्तित्व नहीं है, यानी कि इनको कोई व्यक्ति देख नहीं सकता। ये अमूर्त चीज़ें हैं, सिर्फ धारणाएं हैं, सिर्फ एक फीलिंग्स है कि आपके हिसाब से क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्या आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। किस चीज़ को आप ज़्यादा महत्व देते हैं, किस चीज़ को आप कम महत्व देते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। इसको आप कभी भी देख नहीं सकते। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और मूल्य के अंतर्गत जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं उनको भी आप इजीली क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इस मूल्य की विशेषता के अंतर्गत आपका है कि मूल्य एक आदर्श अवस्था है। देखिए, मूल्य एक आदर्श अवस्था है, यानी कि एक आइडियल स्टेज है जिसे कभी भी पूर्णता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि जिसको आप कभी भी पूर्णतः यानी कंप्लीटली आप प्राप्त नहीं कर सकते। इस दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं आया है या पहले आए हैं जिन्होंने मूल्य को पूर्ण रूप से स्थापित किया अपने अंदर। हर एक व्यक्ति अपना योगदान दे सकता है, मेहनत कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों को पा सकते हैं, बट कंप्लीट आप कभी भी नहीं कर सकते। तो इसलिए बताया जाता है कि मूल्य एक आदर्श अवस्था है, एक स्टेज है जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसको महत्व देते हैं, कितना आप इसको उपयोगी मानते हैं। लेकिन आप मूल्य को कभी भी कंप्लीटली प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे आपके अंदर कितनी भी क्वालिटी, कितनी ही एबिलिटी आपके अंदर हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके मूल्य की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन पॉइंटों के माध्यम से समझ पाए होंगे कि मूल्य को ना तो आप कभी देख सकते हैं मूर्त रूप से और ना ही आप कभी कंप्लीटली इसे पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मूल्य आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके लिए जो चीज़ें उपयोगी हैं, आप जिन चीज़ों को महत्व देते हैं, उनके लिए आपके पास मूल्य बहुत ज़्यादा है।
वो आपके लिए मूल्य का कार्य करते हैं। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस मूल्य को कितना अपने अंदर इस्टेब्लिश किया है, उसको लेकर आप कितना ज़्यादा सीरियस है। जिस चीज़ को लेकर आप जितना ज़्यादा सीरियस होंगे वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा और उस चीज़ को आप उतना ही जल्द, उतना ही आसानी से आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन डिपेंड आपकी मेहनत पर, आपकी लक्ष्य पर होगा। तो इसके लिए मूल्य की विशेषता के अंतर्गत आपको ध्यान रखने हैं ये सभी पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न बनेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं मूल्य से रिलेटेड, उनको आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स, मूल्य ह्रास के कारण। यानी कि मूल्य ह्रास के कारण का मतलब मूल्यों में कमी जो हो रही है वर्तमान समय में, इसके क्या कारण है, मूल्य में क्यों कमियां आ रही हैं, क्यों, इसके कौन कौन से फैक्टर है, कारण हैं जिसके अंतर्गत व्यक्तियों में मूल्य को लेकर कमियां हैं या व्यक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ स्वयं के बारे में सोचते हैं। तो मूल्य ह्रास के कारण के अंतर्गत जो पहला पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स वो ये है कि एकल परिवार का होना। यानी एकल परिवार का मतलब आप समझ सकते हैं कि परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एकल परिवार और दूसरा होता है आपका संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के अंतर्गत माता पिता और उनके बच्चे के अलावा भी और भी पर्सन, फैमिली मेंबर्स होते हैं, जैसे ताऊ जी, ताई जी, फिर आपके चाचा चाची, दादा दादी, इस तरीके से जो परिवार होते हैं जो पूरे तरीके से एकजुट होकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, उनको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। और एकल परिवार हम सिर्फ उनको कहते हैं जो माता पिता अपने बच्चों के साथ होते हैं। ठीक, तो एकल परिवार में जब आप होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वैल्यूज़ कम डेवलप हो पाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है स्टूडेंट्स? तो इसके पीछे कारण ये है, एकल परिवार के अंतर्गत क्या होता है स्टूडेंट्स कि एकल परिवार के अंतर्गत उनके माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। तो माता पिता और उनके बच्चे, यानी कि जो बच्चा होगा, मान लीजिए कि कोई परिवार ऐसा है जिनके एक ही बच्चे हैं, तो उस बच्चे के लिए वो बच्चा जो भी चीज़ें वो सीखेगा सिर्फ और सिर्फ अपने माँ और बाप से ही सीखेगा, यानी कि अपने माता और पिता से ही सीखेगा और उसकी फैमिली में कोई अदर पर्सन नहीं है जिससे वो बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब वो कम लोगों के संपर्क में रहेगा तो उसका सामाजिक विकास भी उतना ही कम होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा विचार उसके दिमाग में नहीं आएंगे और ना ही वो चीज़ों को वो स्थापित कर पाएगा और ना ही उस बच्चे को ये पता चल पाएगा कि कौन सी चीज़ें उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सी चीज़ें कम महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए सिर्फ दो ही पर्सन हैं, माता और पिता, और माता पिता के संपर्क में वो जो रहेगा वो जितनी सोच विचार वो माता पिता करेंगे उतनी ही चीज़ों तक बच्चा सीख पाएगा, समझ पाएगा। इससे अलावा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय जाएगा तो वो विद्यालय में जाकर जितने टीचरों के संपर्क में रहेगा उतनी ही चीज़ों को सीख पाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो संयुक्त परिवार में क्या होता है कि बच्चा अपने माँ बाप के अलावा और भी पर्सन होते हैं, जैसे ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची या दादा दादी, और भी जो अपने कज़न, सिस्टर, ब्रदर होते हैं, तो उनके संपर्क में रहता है बच्चा, तो उनसे भी बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। और जितने लोगों के संपर्क में रहेगा उसका सामाजिक विकास उतना ही होगा और जितना ज़्यादा उसका सामाजिक विकास होगा उनसे रिलेटेड वैल्यूज़ भी उस बच्चे के अंदर विकसित हो पाएंगे। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि एकल परिवार के होने की वजह से बच्चा माता पिता के साथ कम संपर्क में रहता है, माता पिता के अलावा अदर पर्सन से वो मिलता जुलता नहीं है। आप समझ सकते हैं शहरों का क्या हाल है। तो इनसे रिलेटेड होता क्या है कि बच्चे के अंदर वैल्यूज़ में कमी आने लगी है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो बच्चों के अंदर वैल्यूज़ में कमी है, क्योंकि बच्चा एक तो अपना स्कूल जाता है, स्कूल से आकर अपने माँ बाप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, माता पिता भी अपने कार्य में बिजी रहते हैं, तो ज़्यादा वो समय अपने माँ बाप के साथ नहीं स्पेंड कर पाता। तो इस वजह से उस बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं कम सोच विचार विकसित हो पाते हैं, और जब सोच विचार कम होंगे तो उसके लिए वो महत्व भी कम रखेंगे, और जितना कम वो महत्व रखेंगे उतना ही बच्चे के वैल्यूज़ में कमी आएगी। तो इसीलिए स्टूडेंट्स बताया गया है कि मूल्य ह्रास के कारण में सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो बनता है आपका एकल परिवार का होना, क्योंकि एकल परिवार होगा तो मूल्य में कमी डेफिनेटली आएगी, क्योंकि उस बच्चे के अंदर वैल्यूज़ कम विकसित हो पाएंगे, कम इस्टेब्लिश हो पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और मूल्य ह्रास के कारण को भी जान पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि लोगों में बढ़ता अकेलापन। देखिए, लोगों में बढ़ता अकेलापन यानी कि जितना ज़्यादा लोग अकेलेपन में रहेंगे, अकेले में रहेंगे, सिंगल रहेंगे, उतना ही ज़्यादा उनके वैल्यूज़ कम होते जाएंगे। इसके पीछे कारण क्या है? वर्तमान समय में आप समझ सकते हैं कि लोग वाग क्या है कि अपने कार्य के प्रति सीरियस होते हैं, बाकी लोगों से मिलना जुलना बहुत कम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अकेलापन का शिकार होते हैं और इससे बहुत सारी मानसिक बीमारियों
इससे बहुत सारी मानसिक बीमारी भी उत्पन्न हो रही हैं। वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो मानसिक बीमारी भी सबसे ज़्यादा ही उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि इसमें मूल्य ह्रास में कमी। क्योंकि जब आप कम लोगों के साथ मिलते हैं तो आपके अंदर सोच विचार भी आप स्वयं के हिसाब से सोचते हैं। आपको जो ठीक लगता है, ज़रूरी ये नहीं कि आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ही सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप कभी कभी गलत भी सोचते हैं और आप अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं या अपने परिवार में होते हैं, और जब आप उन टॉपिक को लेकर डिस्कस करते हैं तो कोई ना कोई आपको सॉल्यूशंस मिलता है और आपको रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं आप गलत सोच रहे थे, इस पर गलत विचार कर रहे थे। तो इसका मतलब आपके अंदर वैल्यूज़ भी कहीं ना कहीं नेगेटिव डेवलप होते हैं जब आप अकेलेपन में रहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, और अच्छे लोगों के संपर्क में। ये नहीं है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब किसी भी इंसान के संपर्क में रहना है। कहने का मतलब ये है कि आप एक अध्यापक हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है और क्या आपके लिए नुकसानदायक है। आपको कौन से लोगों के साथ मिलने से आप मोटिवेटेड होते हैं, आप सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं, और आपके कार्य करने की गति, आपके सोच विचार में परिवर्तन आता है। और आप किन लोगों के साथ मिलने से आप नेगेटिव विचार के शिकार होते हैं, आपके अंदर नेगेटिव विचारधाराएं चलने लगते हैं, तो उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आज के समय में जो मूल्य ह्रास के कारण है उसमें एक तो एकल परिवार का होना, और दूसरा ये है कि लोगों के अंदर बढ़ता अकेलापन। पहले लोग बाग ज़्यादातर अपने आसपास के लोगों के संपर्क में रहते थे, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। लोग बाग इतने बिजी हो चुके हैं और आजकल फ़ोन का सिस्टम इतना बढ़ चुका है कि किसी इंसान को किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं होती। उसका टाइम 24 घंटे अगर वो चाहे तो वो स्वयं के साथ ही बिता सकता है एक फ़ोन के ज़रिए। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में बढ़ता अकेलापन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिससे लोगों में मूल्य ह्रास में कमी आ रही है। तो ये मूल्य ह्रास के सबसे मेन फैक्टरों में आते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और मूल्य ह्रास के कारणों को भी इजीली जान पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की युवा वर्ग की बदलती जीवन शैली। देखिए, युवा वर्ग जो यूथ है, इस समय वर्तमान समय में जो यूथ है उनकी बदलती जीवन शैली, यानी कि उनकी जो लाइफ स्टाइल है, इसमें बिल्कुल परिवर्तन आ चुका है। आज से 10 वर्ष पहले जो युवा वर्ग थे, उनकी जो विचारधाराएं थे, उनकी जो लाइफ स्टाइल थी, उससे बिल्कुल हट के डिफरेंट हो चुका है वर्तमान समय में जो युवा वर्ग है उनकी जीवन शैली। तो आप समझ सकते हैं कि इस जीवन शैली के पीछे का कारण क्या है, क्यों वर्तमान समय में जीवन शैली, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है। और आप समझ सकते हैं, अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो पहले, आज से 10 वर्ष पहले लोग कम बीमार रहते थे, आज के समय में लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं, और अलग अलग तरीके की बीमारी, ऐसी ऐसी बीमारी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा इम्पैक्ट इसका वही है कि आपकी जो सोच विचार है, आप कम लोगों के संपर्क में आते हैं, आप कम लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, और उसके ऊपर से यदि आप एकल परिवार से बिलोंग करते हैं, आप कम लोगों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ स्टाइल में भी उस तरीके की चीज़ें, उस तरीके के सोच विचार आते हैं जैसा आप सोचते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार सही सोचते हैं, आप गलत भी होते हैं कभी कभी, लेकिन वो आपको बाद में पता चलता है। तो इसलिए युवा वर्ग की जो बदलती जीवन शैली है, ये भी आपके मूल्य ह्रास के कारण में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है वर्तमान समय में। इस चीज़ को भी आपको जानना होगा, समझना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि समाज में फैलती मादक पदार्थों के प्रति लत। देखिए, समाज में जो आपकी सोसाइटी है, इसमें जो मादक पदार्थ को लेकर जो लत फैली हुई है, इस लत के कारण भी मूल्य ह्रास में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है वर्तमान समय में। इसके पीछे कारण ये है स्टूडेंट्स कि जिस भी परिवार में अगर कोई सदस्य मादक पदार्थों का सेवन करता है या उनको लत है, तो वो परिवार समझ सकता है, उस फैमिली के मेंबर समझ सकते हैं कि मादक पदार्थ की लत का कितना बुरा इम्पैक्ट आपकी सोसाइटी को पड़ रहा है, और इसी वजह से मूल्य ह्रास में बहुत ज़्यादा कमी आपको देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट की मैं बात करूं तो वो आपका है समाज में फैलती मादक पदार्थों के प्रति लत है, क्योंकि मादक पदार्थों का जो सेवन करते हैं उस व्यक्ति के लिए और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए वो मादक पदार्थ ही इम्पोर्टेंट रखता है, और उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति आज के समय में परेशान है, क्योंकि उसके लिए वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मादक पदार्थ ही है।
परिवार के बाकी सदस्य का कोई उस व्यक्ति के लिए वैल्यू नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स मूल्य में कमी जो है वो समाज में फैलती मादक पदार्थों के प्रति लत भी है, और इस चीज़ को आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और आपके पास जो बच्चे आने वाले हैं वो बहुत ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत ऐसे परिवार से आपके पास बच्चे आएंगे जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं। तो आपको उन बच्चों को समझना होगा, उनके अंदर अच्छे वैल्यूज़ को डेवलप करने होंगे। अगर आप उनके अंदर अच्छे वैल्यूज़ डेवलप कर पाएँ तो कहीं ना कहीं वो परिवार आगे बढ़ सकता है, अपना विकास कर सकता है। और अगर आप उनको नहीं समझ पाए, उनको सही मार्ग नहीं दिखा पाए, तो उनका जो भविष्य होगा वो कहीं ना कहीं गर्त में चला जाएगा। तो इसके लिए एक अध्यापक के नाते आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयोग ने इसीलिए इस टॉपिक को आपको पढ़ने के लिए दिया है ताकि आप इस चीज़ के बारे में डिटेल नॉलेज रखें। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को इजीली क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, मूल्य ह्रास के कारण के अंतर्गत। इसमें लिखा गया स्टूडेंट, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये है आपकी 21वीं सदी। तो 21वीं शताब्दी में कुछ हद तक सोशल नेटवर्क का नकारात्मक प्रभाव। देखिए सोशल नेटवर्क, आप समझ सकते हैं कि 21वीं सदी में या 21वीं शताब्दी में सोशल नेटवर्क का नकारात्मक प्रभाव किस तरीके से फैला हुआ है। यानी कि नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एजुकेटेड पर्सन जो है वो कम है, नाम मात्र के एजुकेटेड पर्सन है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है चीज़ों को सीखते हैं और उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव इफ़ेक्ट अगर आप किसी बच्चे के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जीवन भर प्रयास करना पड़ता है, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को आपको दिखाना नहीं पड़ता। ये जो सोशल नेटवर्क है, ये आप समझ सकते हैं कि सोशल नेटवर्क जिस तरीके से आपको फ़ायदा देते हैं उससे कई गुना आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं इसको सीखने के जो जनसंख्या है, सीखने के जो लोगों की संख्या है वो ज़्यादा है। नेगेटिव चीज़ों को आपको बताना नहीं पड़ता, आपको सिखाना नहीं पड़ता, चीज़ें अपने आप सीख जाते हैं। और पॉजिटिव चीज़ें आप दिन रात बच्चों के पीछे, अपने परिवार के सदस्यों के पीछे बोलते रह जाएंगे, समझाते रह जाएंगे, लेकिन उनके पल्ले नहीं पड़ेगा। सोशल नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मान लीजिए नेगेटिव इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो आपको पता है कि एक बहुत पॉपुलर गेम है आपका पबजी, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो पबजी का जो गेम है ये एक सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म के तहत एक नकारात्मक प्रभाव बच्चों के अंदर फैला रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं हालांकि गवर्नमेंट ने इसको बैन भी कर दिया है, उसके बावजूद भी बच्चे जो है इसको अदर प्लेटफॉर्म से चोरी से भी इस पबजी को चलाते हैं, यूज़ करते हैं। और बच्चों के अंदर इस चीज़ को आपको बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप बच्चों को पढ़ने के लिए लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, आप उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पल्ले नहीं पड़ता। और पबजी को आप मना करते हैं लेकिन फिर भी उस चीज़ को करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 21वीं शताब्दी में जो ये सोशल नेटवर्क का ट्रेंड चला है, इसका कितना नेगेटिव प्रभाव बच्चों पर या सोसाइटी पर पड़ रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर मूल्य ह्रास में, यानी कि मूल्य में कमी आ रही है, मूल्य उनके लिए कम महत्व रखते हैं। तो इसीलिए आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए स्टूडेंट्स, मूल्य ह्रास के अंतर्गत, जैसे कि आपके मूल्य ह्रास के कारण के अंतर्गत कौन कौन से वो कारण हैं जिनको लेकर मूल्य में कमी आ रही है, उनको आप समझ पाए होंगे। जैसे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो एकल परिवार के कारण हो रहा है, लोगों के बीच जो बढ़ता अकेलापन है वो कहीं ना कहीं मूल्य में कमी ला रही है। युवा वर्ग की जो बदलती जीवन शैली, यानी कि जो आपकी यूथ है उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंजेस के कारण जो है मूल्य में कमी आ रही है। समाज में जो फैलती मादक पदार्थ का सेवन है, मादक पदार्थ के प्रति लत है, ये कहीं ना कहीं मूल्यों में कमी ला रही है। और 21वीं शताब्दी में जो सोशल नेटवर्क का नकारात्मक प्रभाव है, ये कहीं ना कहीं आपके वैल्यूज़ को कम कर रहे हैं, वैल्यूज़ में कमी ला रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है आपके व्यवहार पर ज़्यादा बेस्ड है। यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे जो आपके व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए होंगे, जिसके अंतर्गत आपको वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए कि वास्तव में वैल्यू हम कहते किसे हैं, मूल्य होते क्या हैं, और मूल्य के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य विशेषताएँ हैं, मूल्य के सोर्सेस कौन कौन से हैं, कहाँ से मूल्य स्थापित होते हैं, कहाँ से मूल्य व्यक्तियों के अंदर विकसित होते हैं, बच्चों के अंदर विकसित किए जा सकते हैं, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, विशेषताएं हैं जिसके लिए हमें वैल्यूज़ को डेवलप करना चाहिए। मूल्य ह्रास के कारण वर्तमान समय में क्या है, उन कारणों को यदि आप जान पाएंगे तो आप उनको लेकर सतर्क होंगे, आप बच्चों को उन सभी चीज़ों के बारे में सही तरीके से मार्गदर्शन कर पाएंगे। और यदि आप उनको इन सब चीज़ों के प्रति सचेत कर पाते तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके ऊपर पॉजिटिव प्रभाव होगा, और उसके तहत
तहत वो अपने वैल्यूज़ को डेवलप कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, अपने जीवन शैली को चेंज कर पाएंगे और कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में विकास कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सभी पॉइंटों को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मानवीय मूल्य और संवैधानिक मूल्यों को लेकर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।